नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरी में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम सभी जो है जीवन में एक ऐसा हर चीज़ चाहते हैं कि भाई जानकारी हो सके, और तरह तरह की जानकारी, खासकर इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब आपको मिलने वाले हैं। हमारे चैनल का नाम है ओमनीसेंट, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए। आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, जी हाँ, पहला प्रश्न जो है कि सल्तनत काल में, जी हाँ, सल्तनत काल में अनुदान भूमि विभाजित थी किसमें? जी हाँ, किसमें? या ठीक है, तो देखिए जो सल्तनत काल में अनुदान भूमि जो थी, यानी कि जो दान में दी जाती थी वो भूमि, तो वो मिल्क में, वक्फ में, वक्फ, ठीक है, जो इस आजकल देख रहे हैं कि हमारे प्रेजेंट समय में भी जो है वक्फ की ही बात, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, और इनाम में, ठीक है। तो ये सल्तनत काल से वक्फ का हिसाब किताब आ रहा है। ये भूमि मिली थी और उसी पे एक बोर्ड भी बना दिया गया। तो धर्म के सेवा के आधार पर जो प्राप्त हुआ था भूमि, इस तरह की। तो अब जो है आप समझते हैं कि तत्कालीन समय में क्या हो रहा है। तो देखिए, इस सल्तनत काल में अनुदान भूमि विभाजित थी तीन तरह से: मिल्क में, वक्फ में और इनाम में। तो मिल्क जो होता है राजा द्वारा दिया गया होता है, प्रदत्त, राजा से जो प्राप्त होता है। और वक्फ होता है धर्म की सेवा के आधार पर, धर्म जो भी काजी वगैरह होंगे उनको धर्म के आधार पर दिया जाता होगा। और तीसरा जो है इनाम, यानी कि पेंशन के रूप में, इनाम के रूप में भी सल्तनत काल में अनुदान भूमि दी जाती थी। अब चलिए नेक्स्ट जो है हमारा ये है तो कि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति से एक टंका भी रिश्वत के रूप में लेने का साहस नहीं कर सकता था। प्रजा भी इतनी भयभीत हो गई थी कि एक साधारण लगान अधिकारी खूत और चौधरियों को पीटकर उनसे लगान वसूल कर सकता था। फिर समझिए, कोई भी अधिकारी जो है किसी व्यक्ति से एक टंका, यानी कि रुपया की बात हो रही है, रिश्वत के रूप में लेने का साहस नहीं कर सकता था। प्रजा भी इतनी भयभीत हो गई थी कि एक साधारण लगान अधिकारी खूत और चौधरियों को पीटकर उनसे लगान वसूल कर सकता था। अलादीन के शासन काल के संबंध में कहा गया है। तो ये बरनी द्वारा कहा ऐसा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 1663 में, यानी कि 1663 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित जो है फतवा ए आलमगीरी थी। देखिए, फतवा ए आलमगीरी जो है 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित है, और यह पुस्तक जो है प्रशासनिक नियमों की पुस्तक है, ठीक है। इसमें चर्चा किया गया प्रशासनिक नियम, यानी प्रशासनिक जो होता है प्रशासनिक नियम के बारे में। तो कह सकते हैं फतवा ए आलमगीरी प्रशासनिक नियमों की पुस्तक है, जो कि शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित की गई थी 1663 ईस्वी में। ये औरंगजेब के आदेश पर ऐसा हुआ था। नेक्स्ट जो है हमारा शेख अहमद सरहिंदी पर पाखंडी होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवाने वाला शासक कौन था? तो ये जहांगीर था। शेख अहमद सरहिंदी पर पाखंडी होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवाने वाला शासक जहांगीर था। नेक्स्ट जो है औरंगजेब का वह पुत्र जिसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता की मांग की। सोचिए, तो यही चल रहा था सिलसिला, पहले से भी चल रहा था। पिता के खिलाफ तो विद्रोह हो ही रहे थे, तो एक ये भी कड़ी था। तो जाहिर सी बात है, जब विद्रोह होगा तो किसी न किसी का सहायता भी लोग मांगेंगे ही। तो ये जो है मराठों की सहायता मांगी थी किसने? ठीक है, मराठों से। और तो ये अकबर द्वितीय ने औरंगजेब का यही पुत्र और जो थे, जिसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध मराठों से सहायता की मांग की थी। नेक्स्ट जो है पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन। जी हाँ, पतन का मतलब होता है पोर्ट, ठीक है, पोर्ट की बात हो रही है, यानी बंदरगाह की बात हो रही है। पतन था कालीकट। नेक्स्ट है बादशाह या संप्रभुता को जिल अल अल्लाह की अवधारणा के विपरीत फर ए इजदी के रूप में परिभाषित किया गया था।
अबुल फजल ने ये परिभाषित किया था। बादशाह हो या संप्रभुता को जिल अल्लाह की अवधारणा के विपरीत फर्र इज्दी के रूप में परिभाषित किया गया था अबुल फजल ने। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों कि नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर पहला ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। बिहार में कुल प्रमंडल, जी हाँ प्रमंडल यानी कि कह सकते हैं कमिश्नरी की संख्या क्या है, तो 9 है, ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर। नेक्स्ट जो है नवीनतम स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि देश में बिहार का स्थान कौन सा है, देश का स्थान 12वां है। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों की जवाब यहाँ मिलेगा, इसके साथ जोड़कर मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो है कुछ क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे। तो राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाला क्षेत्रीय भाषा कौन सा है, बिहार राज्य है। बिहार राज्य में जाहिर सी बात है आबादी के अनुसार सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो मैथिली है, याद रखिएगा। लोग भोजपुरी समझते हैं लेकिन जो है मैथिली। नेक्स्ट है मैथिली के बाद ही भोजपुरी है। बिहार का सर्वाधिक गर्म स्थल है गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, तो ये देखिए क्वेश्चन है BSNL, जी हाँ BSNL, भाई साहब नहीं लगेगा वाला फोन, मोबाइल सेवा जो है शुभारंभ करने वाला पहला राज्य बना था बिहार ही, यानी बिहार से ही BSNL की सेवा शुरू की गई थी, MTNL की नहीं, BSNL की। नेक्स्ट है भारत में दूसरे महिला नियोजनालय की स्थापना, ठीक है, स्थापना करने वाला राज्य है, दूसरे महिला नियोजनालय की स्थापना करने वाला ही राज्य बिहार ही है, नियोजनालय। नेक्स्ट जो है बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम कौन सा है, तो इमाम ताज फकीह है, ठीक है, सूफी संत का नाम लिया जाएगा तो सबसे आरंभिक नाम जो है इमाम ताज फकीह का है। नेक्स्ट जो है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी कौन सा था, मिथिला तो समझ ही रहे, उत्तर बिहार की बात हो रही है, तो सिमरागढ़ जो कर्नाट शासकों की राजधानी थी, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरागढ़ थी। नेक्स्ट जो है सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार भ्रमण करने वाले कौन थे, तो गुरु नानक थे, ठीक है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाले थे गुरुदेव गुरु नानक जी महाराज। नेक्स्ट जो है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे कौन, मजहरुल हक, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरुल हक। अगला प्रश्न है संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है, संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा स्थित है नालंदा जिला में, नेक्स्ट जो है तो अब ये कुछ क्वेश्चन जो इस बात पे मैंने बताया था बिहार के आंकड़ों को लेकर, उस पे जो है कुछ चर्चा करूंगा मैं। इस चर्चा को आप अच्छे से समझिए, सुनिए, अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है तो लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा जानकारी अभी जो है अभी मिलने वाला है, और लिख कर रही कुछ बातें जो है फैक्ट्स जो है आपके सामने रखना चाहूँगा, तो आप लगातार जो है कॉपी ले लीजिए अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो। देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो 12वां स्थान तो था ही, इस क्वेश्चन पे ही मैं फोकस करा रहा हूँ आपको कि 12वां स्थान है, ठीक है, 12वां स्थान है। अब क्षेत्रफल जो है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कि यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र, यानी भारत का जितना भी क्षेत्र, भारत में जितना मतलब पृथ्वी पर भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्षेत्रफल में से 2.86% भूमि यानी क्षेत्रफल ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार का है, एक ये बात है। अब देखिए जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के अनुसार से। तो पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो 3rd नंबर पर है, पूरे इंडिया में 3rd नंबर पर है, ठीक है। देखिए बिहार का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, तो पटना है, पटना, याद रखिएगा पटना।
नेक्स्ट है सो बिहार का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला शहर जो है शेखपुरा। जी हाँ, शेख शेखपुरा शेखपुरा जो है बिहार की सबसे कम आबादी वाला शहर है। अगर बिहार का लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात 900। जी हाँ, सेक्स रेशियो जो है, यानी कह सकते हैं रेशियो सेक्स रेशियो है 918। नेक्स्ट है सो बिहार एक ग्रामीण बहुल राज्य है, यानी कि यहाँ ग्रामीण आबादी ज्यादा है। फिर देखिए बिहार में कुल 9 प्रमंडल तो मैंने बताया है, 101 अनुमंडल है। ठीक है, सब डिवीजन जिसको कहते हैं, तो 100 मतलब कि 101 सब डिवीजन है, अनुमंडल है। बिहार में कुल 534 ब्लॉक है। याद रखिएगा, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, ब्लॉक की संख्या 534 है। और कह सकते हैं कि राजस्व गांव की संख्या की बात करते हैं तो 45,130 गांव है। ठीक है, ये भी है। अब देखिए बिहार में कुल पंचायत की बात करते हैं तो बिहार में पंचायतों की संख्या है 8,471 पंचायत है बिहार में। अब देखिए बिहार की सीमा तो आप जानते हैं कि बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये था। और बिहार जो है सन 2000 में नवंबर में, जी हाँ, नवंबर के महीने में जो है सन 2000 में बिहार से जो है एक हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा कट गया और एक राज्य बना झारखंड राज्य। दोस्तों ये था फैक्ट्स, इसी के आधार पर आप बहुत सारी जानकारी जो है दिमाग में रख सकते हैं। चलिए आगे के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए बिहार का प्राचीनतम वर्णन अगर कोई कह दे कि 4 वेद में से किस वेद में किया गया है या हुआ है। ठीक है, तो बिहार का प्राचीनतम वर्णन जो है इस बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद में है। हालांकि ऐसा नहीं है, पाटलिपुत्र वगैरह का जो है अगर कह सकते तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन बिहार का प्राचीनतम वर्णन जो है अथर्ववेद में है। सिंगल क्वेश्चन, बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ये सिकंदर के मतलब कि सेल्यूकस के साथ आए थे, सिकंदर के सेनापति के साथ। और नेक्स्ट जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान ने बिहार की यात्रा की थी। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज फाहियान का बहुत ही विशेष महत्व है बिहार के दृष्टिकोण से कि भाई कौन आए थे। तो चंद्रगुप्त के समय फाहियान आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि बिहार में आहत सिक्के यानी पंच मार्क सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं? तो पटना जिला मिला है और पूर्णिया जिला मिला है। ये आहत सिक्के जो है दोस्तों प्रारंभिक सिक्के माने जाते हैं। आहत सिक्के मिट्टी के बने होते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है दोस्तों मुंगेर में पूरा पाषाण काल और लघु पाषाण काल की सामग्री मिली है, ये मुंगेर से। ठीक है, पूरा पाषाण काल और लघु पाषाण काल की सामग्री मिली, यानी कि बहुत ये पृथ्वी का सबसे शुरुआती हिस्सा के रूप में आप समझ सकते हैं, सभ्यता के रूप में इसे जान सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। तो अगला है कि काले व लाल मृद भांड राजगीर, सोनपुर और चिरान छपरा में मिले हैं। राजगीर जो कि नालंदा में, सोनपुर जाहिर सी बात है सोनपुर जो है वैशाली जिला, और चिरान छपरा में ये मिले हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इस प्रश्न में आते हैं। गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था गुप्त काल में, और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध शिक्षा की पढ़ाई होती थी। और जाहिर सी बात है अभी वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार जो है किया गया है, और एक विश्वविद्यालय अब वर्तमान में स्थापित भी है। ठीक है, तो शिक्षा का माध्यम क्या था? यानी शिक्षा का माध्यम पाली था, पाली भाषा में लिखा पढ़ा जाता था। ठीक है, तो माध्यम था पाली। नेक्स्ट जो है दोस्तों नालंदा में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी। देखिए
जो नालंदा में बौद्ध धर्म तो था ही, लेकिन बौद्ध शाखा था हीनयान महायान, बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बँट गया था। तो ये इस समय जो है महायान शाखा की विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी नालंदा में, ठीक है? बौद्ध धर्म के। अगले प्रश्न में चलते हैं। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और यहाँ बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। तो 2 बात याद रखिएगा कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, ठीक है? और भागलपुर में है, और ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा। कौन शाखा? ब्रजयान शाखा। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। अब एक और विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना का श्रेय पाल वंशीय शासक गोपाल को है। एक तो धर्मपाल ने किया, दूसरा पहला गोपाल ने ही किया। तो गोपाल को है उदंत विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय। और यहाँ तंत्र विद्या, जी हाँ, तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है तो तिलधन महाविद्यालय, एक और नया विद्यालय। तिलधन महाविद्यालय की स्थापना हर्यक राजा ने की थी, ठीक है? हर्यक राजा ने की थी। यहाँ यह जो है महायान संप्रदाय का केंद्र था, महायान संप्रदाय का केंद्र था। और तिलधन महाविद्यालय की स्थापना, ये सबसे लेटेस्ट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की बातें जानकारी बहुत कम लोगों को है कि तिलधन महाविद्यालय की स्थापना हर्यक जो है राजा ने की थी, और यह महायान संप्रदाय का केंद्र था, ठीक है? नेक्स्ट है तो अब देखिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब तो ये रहा कि बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बिन खिलजी, जी हाँ, इख्तियारुद्दीन बिन खिलजी को है। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी को प्राप्त है। दोस्तों बस इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो सभी लोगों कीजिए। और देखिए ये जो है वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे लोग जो कि जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इतिहास की कुछ बात की जानकारी चाहिए, तो उनको ये मिलेगा यहाँ से। और तो थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए अपना।